हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी क्या होता है। आप जानते हैं कि नोटबंदी से संबंधित प्रश्न हमारे बैंकों के एग्जाम में एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरओ जिसमें हम रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यूपीपीएससी का या एमपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई यानी दरोगा का या यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम हो, सभी में आप जानते हैं कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी नोटबंदी से प्रश्न बन। तो यहां पर हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में कि आखिरकार नोटबंदी की आवश्यकता क्यों होती है, कोई भी सरकार या फिर भारत सरकार नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन क्यों करती है, क्या वजह होती है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम यह भी जानेंगे कि भारत में अब तक नोटबंदी कितनी बार की जा चुकी है और कौन कौन से नोट हमारे भारत में बंद किए गए थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नोटबंदी के प्रमुख कारण क्या होते हैं, क्या वजह होती है कि नोटबंदी करनी पड़ती है। तो यहां पर की रीजंस ऑफ डिमोनेटाइजेशन हम समझेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है काले धन पर नियंत्रण, यानी जो ब्लैक मनी होता है उस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार नोटबंदी करती है। ये काला धन क्या है? काला धन आप जानते हैं कि जो सरकार की नॉलेज में नहीं है, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है या टैक्स चोरी करके जो पैसा कमाया गया है, वो पैसा ब्लैक मनी होता है। हम कह सकते हैं कि यह पैसा कैश में होता है, अधिकतर कैश में होता है और यह पैसा सरकार की नजर में नहीं होता है, उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। तो यहां पर हम पॉइंट लिख सकते हैं या जान सकते हैं, गैर कानूनी रूप से अर्जित धन को अर्थव्यवस्था से बाहर करना, ये इसका उद्देश्य होता है। बेनामी संपत्ति और अघोषित आय को उजागर करना, यानी ऐसी संपत्ति जो कि बेनामी है और अघोषित है, उस आय को उजागर करना हमारा उद्देश्य होता है। तो मतलब काले धन पर नियंत्रण करना, ये एक आपका मेजर पॉइंट है जो कि डिमोनेटाइजेशन के समय या डिमोनेटाइजेशन से पहले इस पॉइंट के आधार पर नोटबंदी की जाती है। अगर मार्केट में पैरेलल एक इकोनॉमी चल रही है, पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी सरकार या किसी भी देश में अगर 1/3 से ज्यादा नोट जो होते हैं, 1/3 से ज्यादा नोट वो अगर जाली नोट चल रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए भी नोटबंदी एक उपाय है। नकली मुद्रा की रोकथाम यानी प्रिवेंट, ये है आपका काउंटरफिट करेंसी, जो आपकी करेंसी है जो कि आपकी ब्लैक है या फिर वो आपकी फेक है, और फेक करेंसी को बंद करने या उस पर अंकुश लगाने के लिए यहां पर नोटबंदी की जाती है। आप अगर जाली नोट हैं तो जाली नोटों को बैंक से नहीं चेंज करवा सकते हैं। वो पैसा अगर आपके घर में जाली नोट पड़े हुए हैं तो वो जाली नोट बेकार हो जाएंगे, वो चल ही नहीं पाएंगे। हालांकि नोटबंदी होने से ये फायदा मिलता है। नकली नोटों की बढ़ती समस्या को खत्म करना ये उद्देश्य होता है और वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करना यहां पर उद्देश्य होता है डिमोनेटाइजेशन का, यानी नोटबंदी का। अगला पॉइंट जानते हैं कि अगर मान लीजिए आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आतंकवाद से निपटने के लिए भी नोटबंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल समझाएं, जैसे हमारे देश में कसाब आया था, तो कसाब गूगल पे से या पेटीएम के थ्रू किसी को पेमेंट नहीं करता था। वो यहां पर आया, कुछ दिन उसने रैकी की, समझा चीजों को, उसके बाद में आप जानते हैं कि उसने बम ब्लास्ट किए और उसने रेलवे स्टेशन पर लोगों को गोली चला करके मार दिया। तो आप जानते हैं कि अगर इनके पास में जो पैसा है वो ही पैसा अगर नोटबंदी कर दी जाए तो इनके पास जो पैसा होगा वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसको हम आतंकवाद को, चूंकि भारत से बहुत सारा पैसा इन आतंकवादियों को कुछ ऐसे संगठन देते हैं, विदेशों से भी ऐसे संगठन उनको पुष्ट कर रहे होते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो भारतीय करेंसी में होता है वो। तो भारतीय करेंसी अगर हम ये कर दें कि उसकी नोटबंदी कर दी जाए तो हम काफी हद तक आतंकवाद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अवैध गतिविधियां हो या फिर आतंकवाद हो, इन सबको रोकने के लिए भी नोटबंदी का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमने आपको बता दिया है कि आतंकवादी संगठनों द्वारा नकली नोटों और काले धन का उपयोग कम करना ये उद्देश्य है। अवैध हथियार और ड्रग्स के व्यापार को नियंत्रित करना ये भी एक उद्देश्य होता है। अगर बात करें कि भारत में कैशलेस जो अर्थव्यवस्था है, जैसे पेटीएम का प्रयोग, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स का प्रयोग, इस सबको बढ़ावा देने के लिए भी, कैशलेस की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी नोटबंदी की जाती है। नोटबंदी का सिर्फ एक कारण नहीं होता है, नोटबंदी के कई कारण होते हैं, उन आधार पर नोटबंदी की जाती है। और बात करेंगे और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, जैसे टैक्स अनुपालन में सुधार, इंप्रूव टैक्स
कॉम्प्लियंस, टैक्स चोरी को कम करना, जो टैक्स एवेजन होता है उसे कम करना, ये उद्देश्य है। और अधिकतर लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाना, ये भी आपका एक उद्देश्य है। सरकार के राजस्व में वृद्धि करना, चूंकि यहां पर नई करेंसी आएगी तो पुरानी करेंसी या फिर हम कहें कि अवैध करेंसी बेकार हो जाएगी, तो नई करेंसी से हमें टैक्स में भी बढ़ोतरी होकर के मिलेगी। इसके साथ साथ ब्याज दरों में कमी यानी रिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, यहां पर इसको भी सुधार करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी के कारण ब्याज दरों में कमी हो जाती है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी नोटबंदी की जाती है। तो नोटबंदी का पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अभी और पॉइंट हम समझ लेते हैं, जैसे आर्थिक असमानता को कम करना, रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को कम करने का उद्देश्य भी होता है, जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी की जाती है। एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है, हमारे देश में अगर देखें फिलहाल 7% के रेशियो से हमेशा हमारे भारत में जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है। जो चीज आपको 100 रुपए की इस साल मिल रही है वो अगली साल आपको 107 रुपए की मिलेगी, मतलब यहां पर 7% का इंक्रीमेंट चल रहा है। ये आपकी महंगाई रेशियो है, महंगाई परसेंटेज है, ग्रोथ है, इतनी आपकी इसमें बढ़ोतरी होती है। देखिएगा, अगर मान लीजिए महंगाई 0% बढ़ती है तो ये स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर हम कहें कि 2% से लेकर अगर 10% तक महंगाई आपकी बढ़ रही है, या फिर आपकी वॉकिंग यहां पर इन्फ्लेशन है, इसको हम, ये वॉकिंग इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसे हम मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी की मदद से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, हमने लेक्चर्स के जो अब लेक्चर्स अगर आप जानना चाहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, तो प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के इकोनॉमिक्स और बैंकिंग का प्लेलिस्ट है उसमें चेक करिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी पर संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं A to Z हमने सारा करा दिया है। अगर हम बात करें कि यहां से 10 से 20% अगर महंगाई बढ़ती है तो फिर इसे हम कहते हैं जंपिंग। ये थोड़ी जंपिंग मतलब थोड़ी तेजी से भागती है और ये काफी तेजी से चलती है। इसे हम कह सकते हैं कि इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल ये हो जाती है। अगर बात करें कि 20% से ज्यादा अगर ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, 20% से ज्यादा का मतलब है ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है। अगर 40% या 50% इन्फ्लेशन का परसेंटेज ग्रोथ आ रहा है, इसका मतलब अब ये खतरा है। इसे हम मॉनेटाइजेशन, हम इसे मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी के कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब लास्ट स्टेज ऑफ द इन्फ्लेशन, उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यही एक रास्ता होता है कि डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी कर दी जाए, अन्यथा इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, नहीं हो पाता। अगर आप बात करें 0 से लेकर 20% तक की महंगाई को सरकार या फिर हमारी आरबीआई कंट्रोल कर सकती है, उसमें मदद करती है। लेकिन अगर हाइपर इन्फ्लेशन होता है, जिसे हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन का लास्ट स्टेज होती है, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। उस केस में डिमोनेटाइजेशन ही एक उपाय है। अत्यधिक महंगाई पर काबू पाने के लिए बड़े नोटों का निरस्तीकरण किया जाता है। महंगाई अगर ज्यादा होती है उस कारण से, या ब्लैक मनी ज्यादा होता है, करप्शन ज्यादा बढ़ता है, तो बड़े बड़े नोटों को बंद कर दिया जाता है। मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है नोटबंदी के माध्यम से। तो हाइपर इन्फ्लेशन आप याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी अभी अगर आपको बताएं कि आप जानते होंगे कि जिम्बाब्वे में 2018 में एक ब्रेड का पैकेट जो था वो कई लाख रुपए का मिला है। यानी वहां पर इन्फ्लेशन कौन सी थी, हाइपर इन्फ्लेशन थी, जिसे कंट्रोल कर पाना असंभव होता है। तो वहां पर डिमोनेटाइजेशन ही एक रास्ता बनता है। तो जिम्बाब्वे की कंडीशन यही रही है। इसके अलावा अगर बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला में भी यही कंडीशन रही है। यहां पर भी एक ब्रेड या वहां की चीजें महंगी काफी हद तक हुई हैं, लगभग 4000% तक का वहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिला था इन्फ्लेशन में। तो महंगाई में अगर मान लीजिए वॉकिंग महंगाई है, क्रीपिंग महंगाई है तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर जंपिंग है या फिर रनिंग होती है, बहुत तेजी से चलती है, तो ये खतरनाक हो जाती है। इतनी महंगाई नहीं होनी। बात आपको समझ में आ गई है। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला का आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। अभी अभी ये देश इस बात से जूझ रहे हैं या कुछ ही समय पहले जूझे।
अगर पाकिस्तान की बात करें तो फिलहाल पाकिस्तान में भी यही कंडीशन बनी हुई है, वहां पर काफी चीजें महंगी हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही हैं। जो चीज हमारे यहाँ पर जैसे आटे का जो पैकेट है वो हमारे यहाँ पर आशीर्वाद आटा या कोई अन्य आटा 400 से 450 तक के बीच में अन्य में मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर यही आटा जो मिलता है वो 3 से 4 हजार में मिल रहा है, तो वहां बहुत महंगाई हो रही है फिलहाल। अगर वो इसमें हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है उनके यहाँ पर, अगर वो डिमोनेटाइजेशन करेंगे तो उन्हें काफी मदद मिलेगी। लेकिन हमने बता दिया डिमोनेटाइजेशन का सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं होता है, सरकार संतुलन बना करके, देख करके, रिसर्च करके तब ये डिमोनेटाइजेशन करती है। लेकिन इसके अदर हम एक पॉइंट आपको बताएं, आजकल पॉलिटिकल पार्टी भी अपना फायदा देख करके डिमोनेटाइजेशन कर देती है। जैसे जब इलेक्शन का समय आता है तो अब जो इलेक्शन के समय पर मार्केटिंग की जाती है और ये सारी चीजें जो होती हैं तो ज्यादातर कैश में होती हैं और पार्टी फंड के द्वारा ये प्रोग्राम किया जाता है, तो कोई भी पार्टी खर्चा करती है। लेकिन जो सत्ता में पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट को या उसे खत्म करने के लिए अपने अधिकारों के साथ डिमोनेटाइजेशन कर देती है। इससे फायदा उस पार्टी को हो जाता है जो सत्ता में होती है, दूसरी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट रुक जाता है और वो जो कैंपेनिंग कर रहे होते हैं, जिस समय पर वो भागदौड़ कर रहे होते हैं, जिस समय पर एडवर्टाइजमेंट और वोट मांगने का काम कर रहे होते हैं, वो रुक जाता है या कम हो जाता है। तो इससे आजकल जो फायदा ले रही है पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने फायदे के लिए भी इसे करती हैं। और कुछ पॉइंट ये भी हैं, ये किताबी पॉइंट है, प्रैक्टिकल ये भी है कि हमारे इस भारत में ऐसा भी हुआ है कि एक पार्टी को दबाने के लिए भी ये किया गया था, क्योंकि अभी अभी 2016 में आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके कई कारण थे। अगर बात करें कि भारत में नोटबंदी कब कब हुई, तो इससे पहले आपको ये जानना होगा, भारत की नोटबंदी से पहले कि नोटबंदी की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो आपको बता दें, सबसे पहली बार आरबीआई ने जो नोट प्रिंट किए थे वो 1938 में पहली बार नोट प्रिंट किए। आरबीआई ने सबसे पहली बार 1938 से पहले ये काम कोई और करता था। अगर आप ये जानते हैं कि इस काम को पहले कौन करता था 1938 से पहले, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं इस बात को कि 1938 से आरबीआई ने नोट प्रिंट करना स्टार्ट किया, तो इस काम को 1938 यानी 1938 से पहले इस काम को कौन कर रहा था, एक बार कमेंट करके आप हमें बताइएगा। तो यहां पर आपको बता दें कि 1938 में हमारी आरबीआई के द्वारा पहली बार सबसे पहला जो नोट था वो 5 रुपए का था। उसके बाद उसने 10,000 का नोट भी यहां पर प्रिंट कर दिया। आप जानते हैं कि नोट प्रिंट की अगर बात करें तो आरबीआई आज भी 10,000 का नोट प्रिंट कर सकती है, लेकिन करती नहीं है, क्योंकि हमारी गाइडलाइंस जो होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं चाहती है, इस वजह से नहीं प्रिंट होता है। तो फिलहाल अगर चाहे तो कर सकते हैं 10,000 का मैक्सिमम, और सिक्का 1,000 का सिक्का अधिकतम ढाला जा सकता है। नहीं ढलता है, नहीं है, 10,000 का नोट नहीं प्रिंट हो रहा है, वो बात अलग है। एग्जाम में आएगा तो आपको यही बता रहा है कि 10,000 का नोट और 1,000 का सिक्का। तो यहां पर 10,000 का नोट जब पहली बार 1938 में छापा गया, तो दिक्कत आप ही बताइए, जब इतना बड़ा नोट होगा तो करप्शन बढ़ेगा कि नहीं। आप भी अगर किसी को करप्शन के तहत या किसी को घूस देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं किसी काम को कराने के लिए, तो आप अगर 2-2 हजार के नोट लेके जाते तो आपको कम ही एरिया में 2-2 हजार के नोट 2 लाख रुपए क्यों ही दे देते आप। लेकिन अगर वहीं पर आप 10-10 के नोट लेके जाइए तो आपसे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे नोट आपके 10-10 के हो जाएंगे और वो ज्यादा क्वांटिटी में दिखेंगे। तो मतलब कहने का यह है कि बड़ा नोट होता है तो करप्शन ज्यादा होता है। अब इसी 10,000 की वजह से करप्शन भी बड़ा होगा और करप्शन बढ़ा भी, और करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहला डिमोनेटाइजेशन हमें करना पड़ा। और पहला डिमोनेटाइजेशन जो हुआ, यहां पर आपको जानना है, इसी 10,000 के नोट को रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि पहली बात 1938 में 10,000 का नोट प्रिंट किया गया और इसी 10,000 के नोट को बंद किया गया। तो इसे हम बोलते हैं पहली नोटबंदी या फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। तो पहला डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है वो 12 जनवरी 1946 को हुआ है। 12 जनवरी 1946 को हुआ है। इसमें आपका 10,000 का नोट, जो कि अभी हमने दिखाया, ये वाला 10,000 का नोट है, हमने आपको दिखा दिया है। ये 10,000 का नोट बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ 1,000 का नोट भी बंद कर दिया गया। उद्देश्य क्या था कि काले धन को नियंत्रित करना यहां पर एक एम था। अगर बात करें कि उस समय पर कौन कौन लोग थे, जैसे प्रधानमंत्री कौन थे, तो कोई नहीं था प्रधानमंत्री, क्योंकि आप जानते हैं कि 1946 में सितंबर में 2 सितंबर को जाकर के एंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनती है।
उससे पहले प्रधानमंत्री कोई नहीं था, क्योंकि उस समय पर भारत में ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था। अगर वाइसराय बात करें तो लॉर्ड बेवेल उस समय पर वाइसराय थे। अगर वित्त मंत्री की बात करें तो लियाकत अली खान। ये बात कहना थोड़ा सा गलत होगी, क्योंकि लियाकत अली खान जो है वो आपके वित्त मंत्री जो बनते हैं वो आपके अंतरिम सरकार में बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एग्जाम में एक बार आया था और उसमें लियाकत अली देकर के उसने पूछा था, इसलिए हमने यहां पर ये पॉइंट डाला है। लेकिन आपको वैसे सरल शब्दों में बताएं तो वित्त मंत्री भी उस समय पर हमारे लियाकत अली नहीं थे, वो तो 2 सितंबर को बनते हैं, बट एग्जाम में दिया हुआ था, वहां पूछा था ये। तो याद रखिएगा यहां पर वाइसराय आपके लिए प्रमुख है, वाइसराय आपसे पूछ सकता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट देखिएगा, ये हमने 1000 का नोट आपको दिखा दिया है, इसमें 10,000 का नोट और 1000 का नोट दोनों बंद कर दिए है। लेकिन कुछ ही समय बाद इस गवर्नमेंट ने, जब हमारा देश आजाद हो गया तो इन लोगों ने इसके बाद जो है वो 1954 में, याद रखिएगा 1954 बोल रहे हैं, 1954 में इन्होंने 1954 में क्या किया, इन्होंने 10,000 का जो नोट था वो फिर से शुरू कर दिया और साथ में इन्होंने 5,000 का नोट और चालू कर दिया। मतलब 10,000 का भी चालू कर दिया फिर से, और फिर 5,000 का भी नोट चालू कर दिया। अब पहले ही इतना करप्शन 10,000 की वजह से हुआ है तो आपने 10,000 का तो बंद कर दिया, लेकिन फिर से 1954 में फिर चालू कर दिया और फिर से 5,000 का और चालू कर दिया, तो दोनों नोट चालू हो गए। अब यहां पर बात आती है कि यह नोट 10,000 का ये भी करप्शन फैलाएगा और बाद में 5,000 का नोट और आ चुका है तो करप्शन तो बढ़ेगा। 1954 में फिर से इनको प्रिंट किया गया और उसके बाद दूसरा डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा, और वो दूसरा डिमोनेटाइजेशन जो होता है वो 1978 में होता है, 1978 में होता है। ये दूसरा डिमोनेटाइजेशन है। हमारे भारत में पहला डिमोनेटाइजेशन 1946 को हुआ, दूसरा 1978 को हुआ। यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर ये जो नोट हमने आपको बताया, एक तो था 10,000 का नोट, जो कि 10,000 का नोट 1954 में फिर से चला दिया था। पहली बार 1938 में आया, उसके बाद इसे 1946 में बंद कर दिया गया, 1954 में फिर आ गया और उसके बाद फिर इसे बंद किया जा रहा है। यहां पर 1978 में 10,000 का नोट कंप्लीट बंद कर दिया गया है और उसके बाद आज तक ये 10,000 का नोट हमारे मार्केट में या आरबीआई के द्वारा प्रिंट नहीं हुआ। 5,000 का नोट भी बंद कर दिया गया और 1,000 का नोट भी बंद कर दिया गया था। ये आपके दूसरे डिमोनेटाइजेशन में हुआ है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सेकंड डिमोनेटाइजेशन के समय पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। आरबीआई के गवर्नर पूछेगा तो आईजी पटेल आरबीआई के गवर्नर थे उस समय पर, जिस समय पर दूसरा डिमोनेटाइजेशन हुआ। आपसे पूछेगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो एचएम पटेल उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। यहां पर मोरारजी देसाई कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मोरारजी देसाई जो कि भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें भारत का भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान भी इनको प्राप्त है। तो मोरारजी देसाई बड़े ही निराले व्यक्ति थे। इन्हीं के समय पर नोटबंदी की गई है, दूसरी नोटबंदी। अगर बात करें, ये मोरारजी देसाई हैं, यहां पर इन्होंने दूसरी बार का जो डिमोनेटाइजेशन रहा है, इसमें 10,000 का नोट, इसमें 5,000 का नोट ये बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं तीसरा डिमोनेटाइजेशन कब हुआ है, तो तीसरा आप जानते हैं आप ही के समय पर हुआ है 2016 में। 2016 में यहां पर तीसरा डिमोनेटाइजेशन हुआ है। तो यहां पर याद रखेंगे आप 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1,000 रुपए ये जो नोट थे ये बंद कर दिए। 500 रुपए 1,000 रुपए, 500 की जगह पर नया 500 का इन्होंने चलाया, लेकिन 500 रुपए का नोट बंद किया गया और 1,000 का नोट भी बंद कर दिया गया। इसकी जगह पर इन्होंने 2,000 का नोट चला दिया था और 2,000 के नोट अब फिर से वापस ले लिए हैं, आपको पता ही है, और 500 का नोट इन्होंने चेंज कर दिया। तो याद रखेंगे यहां पर 1,000 का नोट बंद किया गया है। मोदी जी इस समय पर प्रधानमंत्री थे, सवाल नहीं पूछता है क्योंकि इजी है, आप बता सकते हैं। यहां पर यह जरूर पूछ सकता है आरबीआई के गवर्नर कौन थे। उस समय पर आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर पटेल थे 2016 में। अरुण जेटली यहां पर वित्त मंत्री। तो तीनों बार के डिमोनेटाइजेशन आपने समझ लिए हैं, याद कर लिए हैं। अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि 1,000 का जो नोट है ये तो बंद कर दिया गया और 2,000 का नोट चालू किया गया था, अब तो फिलहाल 2,000 का भी नहीं चल रहा है, ये क्या है? ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये दरअसल वापस लिए गए हैं। आपने देखा होगा जब इन नोटों के लिए एक टाइम दिया गया था कि इससे पहले पहले आप बैंकों में जमा कर दीजिए, उससे पहले ही बैंकों में ये मिलना बंद हो गए थे। एटीएम से जितने भी पैसे निकल रहे थे वो 500 के निकलते थे या अन्य नोट निकलते थे, लेकिन 2,000 का नोट निकलना बंद हो गया था, उसे वापस लिया गया है।
उसे हम डिमोनेटाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। याद रखेंगे 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है। यहां पर हमने बता दिया आपको 500 का और 1000 का नोट बंद किया गया है। जगह जगह पर कतारें लगी थी और लिमिट भी लगाई गई थी कि 4000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं किसी भी अकाउंट से, क्योंकि कैश उस समय पर इतना नहीं था, कैश प्रिंट हो रहा था, नई करेंसी आ रही थी, जगह जगह पर असुविधाएं हुई, लोगों को समस्याएं बहुत। आपको हमने यहां पर लाइंस दिखा दी है, देखिए इसी प्रकार ये उसी समय का नजारा है 2016 का। ये स्थिति थी, 4000 रुपए निकालने की अनुमति थी केवल, जगह जगह पर इस तरीके की भीड़ लगी और लोग बहुत परेशान हुए। हालांकि कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से, इस 2016 के डिमोनेटाइजेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, ना ही ब्लैक मनी में ना ही उसमें। तो डिमोनेटाइजेशन ये वाला फेल बताते हैं, और फेल क्यों है इसके कई कारण हैं। कहते हैं कि इन्होंने पार्टिकल, जो आपकी पार्टी मुद्दा था उसी के लिए इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया अपने फायदे के। तो मोदी जी के समय पर यह हुआ है। आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दें, पहला डिमोनेटाइजेशन 1946 में होता है। उस समय पर जॉर्ज 6 जो थे उनका फोटो आता था। अगर बात करें 1000 और आपके 10,000 के नोट जो थे वो बंद किए गए, और उसके बाद 1978 में फिर से, कंफ्यूज मत होना, पहली बार नोट बंद होता है 10,000 का 1946 में, लेकिन 1954 में फिर से चालू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दोबारा से डिमोनेटाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बात हमने आपको बता दी है मोदी जी के समय पर। एक बात और याद रखेंगे इसमें कि यहां पर 1938 तक, 1935 से लेकर 1938 तक के समय पर जॉर्ज पंचम के फोटो आते थे, जॉर्ज पंचम के। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के द्वारा नोट प्रिंट जो हुआ है वो 1938 में पहली बार हुआ है। इससे पहले जॉर्ज पंचम आते थे। 1938 से लेकर के 47 तक, यहां तक जो नोट बने हैं उन पर आपके जॉर्ज सिक्सटम, छठे जॉर्ज सस्टम बोलेंगे, 1947 तक आए जॉर्ज सस्टम। और फिर हमारा देश आजाद हो गया। उसके बाद हमने इस पर अशोक स्तंभ लगाना शुरू किया है, अशोक स्तंभ। तो हमारे इन नोटों पर अशोक स्तंभ आता रहा। और उसके बाद 1996 में सीरीज चालू की गई है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का फोटो बहुत बाद में आया है, और आज भी वाद विवाद होता है इस बात पर कि महात्मा गांधी का फोटो हो या फिर जवाहरलाल नेहरू का या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का या सुभाष चंद्र बोस का या भीमराव अंबेडकर का। इस पर वाद विवाद होता रहता है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस पर विचार विमर्श किया और साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम ऐसा कोई हमें चेहरा नहीं मिला जो कि महात्मा गांधी से ज्यादा बेहतर हो। अगर बात करें नोटबंदी के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, तो देखिएगा आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं, नकदी की कमी हो सकती है, जीडीपी में गिरावट हो सकती है, सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है, आम जनता पर प्रभाव पड़ता ही है, वो हमने आपको दिखा दिया है। डिजिटल लेन देन में वृद्धि, ये एक फायदा है, डिजिटल लेन देन में वृद्धि। आपको पता है कि जिस समय पर डिमोनेटाइजेशन किया गया, एक कंपनी को सबसे ज्यादा लाभ मिला और वो थी पेटीएम। पेटीएम कंपनी कहां से कहां पहुंच गई, ये उसका लक मानिए कि उसी समय पर वो कंपनी बनी भी थी और उसी समय पर डिमोनेटाइजेशन हुआ, बहुत फायदा हुआ। नोटबंदी की उपलब्धियां क्या क्या होती हैं, काले धन की पहचान हो जाती है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलता है, नकली नोटों की कमी होती है। और बात करें तो नोटबंदी की चुनौतियां क्या क्या हैं, बैंकिंग प्रणाली पर दबाव पड़ता है, क्योंकि बैंकिंग में बर्डन बहुत ज्यादा होता है। उस समय पर बैंक वाले भी परेशान थे, काम इतना ज्यादा बढ़ गया था। नकदी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, इसमें इस समय पर कैश की उपलब्धता बहुत कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो योर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिएगा, हम आपको जवाब जरूर देंगे। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको फायदा मिलेगा कि लेक्चर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड होंगे। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ने से फायदा ये मिलेगा कि डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में और सभी लेक्चर्स के पीडीएफ भी वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं, और नई कोई इंफॉर्मेशन होती है तो हम टेलीग्राम पर ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। रणधीर एजुकेशन लगा करके आप सर्च करिएगा, ये लोगो आपको दिख जाएगा, कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं, चाहे कहीं भी आप, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, कहीं पर भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।